अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप में से एक फीडबैक देते जाए। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? जी सर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सप्लायर पार्टनरशिप। आप नीटिंग के स्टूडेंट हैं, आपके सप्लायर कौन कौन से हैं? वैसे ओवरऑल सिनारियो में देखा जाए तो आपके हाँ बेटा, मेनली आपके यान के सप्लायर्स हैं। जो आप कंज्यूमेबल आपके मटेरियल्स हैं वो यान से आते हैं। ओवरऑल देखा जाए अपनी पूरी सेटअप को, यू हैव टेक्नोलॉजी, यू हैव मटेरियल्स, योर लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, मेंटेनेंस मटेरियल, और इसके अलावा बहुत सारे, आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, गैस की कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, ये आ जाती हैं। तो लेकिन हम जो मेनली कंसर्न है वो अपनी कंज्यूमेबल सप्लाईज के ऊपर है, जिसमें आपका यान आता है। अगर स्पिनिंग की बात करें तो स्पिनिंग की इनपुट या उसके सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स के, वो उसके कॉटन ग्रोअर्स या जिनर्स हैं। इसी तरह से अगर आप सप्लायर्स हैं तो आप किन के सप्लायर्स हैं? आप प्लिट करके कपड़ा दे रहे हो डाइंग यूनिट्स को या गारमेंट यूनिट्स को, जो उसको आगे फर्दर स्टिच करते हैं या फिनिश करके आगे सप्लाई करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सप्लायर पार्टनरशिप के ऊपर। एक कस्टमर अपने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप कैसे डेवलप करता है, एक कस्टमर को अपना सप्लायर सेलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बेसिस हैं जिसके ऊपर सप्लायर सेलेक्ट किया जाता है, फिर वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस के ऊपर सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप की जाती है, वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं सप्लायर के जिनकी बेस के ऊपर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। बेटा ये किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लें प्लीज। सर्टिफिकेशन सप्लायर की किस बेस पे की जाती है कि कब आप एक सप्लायर को अपने पास सर्टिफाई कर लेते हो कि ये हमारा लॉयल सप्लायर है या इसको हम लॉन्ग टर्म में साथ लेके चलें। फिर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं सप्लायर्स की जिनको देखते हुए हम उनके साथ कमिटमेंट करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं, और साथ चलते हुए किस तरह से उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑन द सरफेस अगर हम डिस्कस करें तो हमें दो तीन चीज़ों के साथ ज़्यादा कंसर्न होता है। अब के सिनारियो में, जबकि ओल्ड एज में डिफरेंट था, अब के सिनारियो में सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है सप्लायर, उसको सिलेक्ट किया जाता है जो कि हमारी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता है। एक यान आपने निटिंग के लिए यूज़ करना है, कोई अपने गारमेंट्स बनाने हैं उससे, तो उस यान की कुछ खसूसियात होंगी जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी ताकि वो मशीन पे चल सके। उसमें से चंद एक मैं मेंशन करता हूँ। उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसका काउंट सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है। इतने काउंट का होगा, आपने उस काउंट का फिर आगे जीएसएम प्रोवाइड करना है। काउंट है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी हेरीनेस है, उसके अंदर इम्परफेक्शंस हैं, उसका मटेरियल है कौन सा उसमें यूज़ हुआ है, चंद एक इस तरह की चीज़ें। ये कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, उसकी बेस पे आप देखोगे कौन से सप्लायर्स अवेलेबल हैं जो ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर जब आपको कुछ सप्लायर्स की मालूमात मिल गई कि ये प्रोवाइड करते हैं, ये क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप आप उसमें से सिलेक्शन कैसे कर रहे होंगे? यू विल सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कौन सा उसमें से सेम स्पेसिफिकेशंस की कम प्राइस देगा। प्राइस भी हो गई। फिर प्राइस के बाद अगला क्राइटेरिया आ जाता है कि आपको ऑन टाइम डिलीवरी कौन देगा, किसके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी किसके पास है वो वाली स्पेसिफिकेशंस बनाने की जो लॉन्ग टर्म में वो चल सकते हैं, प्रोडक्शन आपकी रिक्वायर्ड मीट कर सकते हैं और ऑन टाइम आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चंद एक क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस के ऊपर सप्लायर को सिलेक्ट किया जाता है। डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। सप्लायर पार्टनरशिप ज़रूरी क्यों है? अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस में देखें तो उसमें 40 to 60%
of the product price is that of raw materials. Contribution of raw materials cost in the total cost of the product is 40 to 60%. अब जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए सप्लायर का सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे सप्लायर का सिलेक्ट करना जो कि आपको सही क्वालिटी, सही प्राइस पे और ऑन टाइम प्रोवाइड करे. Quality of supplier may significantly affect the quality of the final product. I think it's not may affect, but it will definitely affect the final quality of the product. आपको चाहिए 20 सिंगल का एक आपने प्रोडक्ट बनानी है, आपको थोड़ी वेरिएशन आ जाती है काउंट में, कभी 19 का आ जाता है, कभी 21 का आ जाता है. ये वेरिएशन जब आती है तो फाइनल प्रोडक्ट के जीएसएम में वेरिएशन आ जाएगी, तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट करेगी अगर आपके सप्लाईज की क्वालिटी अच्छी नहीं है. सिमिलरली सपोज स्पिनिंग की एग्जांपल लेते हैं, सबको रिलेट करके. आपका कस्टमर है डाइंग वाले, प्रिंटिंग वाले, वो आपको कंप्लेंट करते हैं कि शेड वेरिएशन आ रही है. तो शेड वेरिएशन के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं मटेरियल से, जो कि बेसिक मटेरियल्स हैं, फाइबर्स हैं. अगर फाइबर की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं आ रही तो डाई में वेरिएशन आती है. तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरी मच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो उसमें रॉ मटेरियल्स यार्न्स भी हैं, यार्न्स के आगे रॉ मटेरियल्स फाइबर भी हैं, तो सबकी क्वालिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. कस्टमर एंड सप्लायर हैव द सेम गोल and user satisfaction. Therefore, they should work together to maximize their rate of return on investment. जब एक कस्टमर और एक सप्लायर का गोल एक जैसा होता है तो फिर वो इकट्ठे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके उसको सेटिस्फाई करने के लिए वर्क कर सकते हैं. जैसे कि एक कंज्यूमर है जिसको शर्ट बना के बेचनी है, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी तो ही वो प्रोडक्ट बिकेगी. इसलिए जो कस्टमर है निटिंग वाले और जो सप्लायर हैं स्पिनिंग वाले, वो दोनों इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं ताकि एंड कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके. तो दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना और इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली कन्वे करना ज़रूरी होता है. बिफोर 1980s सप्लायर्स वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली. देखा जाता था एक जैसी चीज़ें बन रही हैं तो जो प्राइस कम दे रहा है उसको चूज कर लिया जाए. लेकिन जैसे अभी डिस्कस किया है, अब आके करंट एरा में ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है. तो क्वालिटी पहले भी आती है, फिर प्राइस और उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी सर्विसेज, ये चीज़ें आती हैं. डेमिंग सेड दैट, इसकी फिलॉसफी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. द कस्टमर्स शुड स्टॉप अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली. सो ऑलरेडी ये थॉट चेंज हो चुका है. He further said that price has no basis without quality. So if you have a specific quality limits वो मीट कर रही हैं तो फिर प्राइस की कोई बेस बनती है, उसकी बेस के ऊपर सप्लायर को सिलेक्ट करना बनता है. अगर क्वालिटी डिफरेंट दी जा रही है, एक सप्लायर अच्छी क्वालिटी देता है लेकिन प्राइस हाई लेता है, तो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता टू द सप्लायर जो कि आपको लोअर क्वालिटी कम प्राइस में दे रहा है. तो सेम क्वालिटी के ऊपर प्राइस का कंपैरिजन किया जा सकता है. जस्ट इन टाइम, JIT, CPI, continuous productivity improvement, and CQI, continuous quality improvement, have also pushed the suppliers to improve the quality. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं. जस्ट इन टाइम, एक सप्लायर है जो कि जस्ट इन टाइम आपको सप्लाईज डिलीवर करता है. जस्ट इन टाइम का मतलब है जब आपने मशीन्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बनानी स्टार्ट करनी है, उस वक्त आपको जितनी सप्लाईज रिक्वायर्ड है उतनी सप्लाईज वहाँ पे दी जाए, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो. नो वेट नो लेट, जिसमें आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होते होते ज़ीरो पे हो जाती है कि आपको सप्लाईज तब प्रोवाइड की गई जब आपने उनको मशीन के ऊपर चलाना है, तो आपको उसकी इन्वेंट्री रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. तो इन्वेंट्री की से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो उसमें से एलिमिनेट हो जाती है. कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. प्रोडक्टिविटी
इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। आप इनपुट के वर्सेस जितना ज़्यादा आउटपुट देते हो। एंड हैव सीक्वेंस कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। वक्त के साथ साथ आप अपने प्रोसेसेस को बेहतर करते हुए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जब से आए हैं तो सप्लायर ने भी अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया कि वो कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को जस्ट इन टाइम सप्लाईज दें, कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट लें, सो दैट उनका ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी कम आ रही हो और वो कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। और इस तरह क्वालिटी कि वो वक्त के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करें टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स इन अ बेटर वे। Dr. Ishikawa suggested 10 principles to ensure quality products and services along with elimination of unsatisfactory conditions between supplier and customer. एक सप्लायर और एक कस्टमर के अंदर के दरमियान में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, उनकी दरमियान में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस या कौन से मुआहदे होने चाहिए। बोथ कस्टमर एंड सप्लायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। पहले ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि सप्लायर और कस्टमर दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एज वी डिस्कस्ड, अगर यान में कोई डिफेक्ट्स हैं तो उसका इम्पेक्ट आपकी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आएगा। अगर कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है, एंड यूज़र की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है कि ये शर्ट ठीक नहीं है विद रिस्पेक्ट टू उसका जीएसएम कम या ज़्यादा है, या उसमें इम्परफेक्शंस ज़्यादा हैं, या ये कि इसकी वियर एंड टियर जल्दी हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ निटर नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल स्पिनर भी है। तो इसमें सिर्फ निटिंग के पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते क्वालिटी के डिटेरिएट करने में, बल्कि इसमें स्पिनिंग के पैरामीटर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर यान की क्वालिटी ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ठीक नहीं होगी। बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के, लेकिन अपने अपने काम करने के लिए वो इंडिपेंडेंट। दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस बाय देमसेल्व्स। Customer has a responsibility to share clear and concise information about the requirements of the product. Customer, let's think about the knitters. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पिनर को प्रिसाइज और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, अपने क्वालिटी के पैरामीटर्स क्लियरली उनको बताएं। ये वाला काउंट चाहिए, उसकी CLSP इतनी होनी चाहिए, उसमें TM इतना रखा हुआ होना चाहिए जिससे उसकी सॉफ्टनेस या बल्कीनेस अपने अचीव करनी होती है, उसमें हेरीनेस इतनी होनी चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। जितने भी यान के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनकी एक रेंज डिफाइन करके सप्लायर को बताया जाए इस रेंज में ये वाले क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए, तो वो क्लियरली उनको बताया जाए, सो दैट कल को उसकी इंस्पेक्शन हो, उसकी इवेल्युएशन हो, तो वो किसी पैरामीटर की बेस के ऊपर हो कि ये लिमिट डिफाइन की गई थी तो ये वाली क्वालिटी हमें डिलीवर हुई है या नहीं, उसकी बेस पे फिर अगले डिसीजंस किए जाते हैं। बोथ शुड एंटर इनटू नॉन एडवर्सरियल कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए सप्लायर को और कस्टमर को आपस में ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है जिसमें वो एक दूसरे की जीत के लिए वर्क करे, विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए। नॉन एडवर्सरियल मींस दे क्रिएट विन विन सिचुएशन फॉर ईच अदर। किसके लिए? कि क्वालिटी एंड यूज़र के पास बेहतरीन जाए, क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड उतनी ही हो, प्राइस कम्पेटिटिव हो जो कि जिससे मार्केट में कस्टमर भी कम्पीट कर सके, इस प्राइस के ऊपर उसको रॉ मटेरियल मिल रहा हो, डिलीवरी ऑन टाइम हो, तो सप्लायर कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवर करेगा तो वो कस्टमर उसको ऑन टाइम निट करके आगे प्रोवाइड कर पाएगा। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट की पेमेंट किस तरह से होनी चाहिए, तो इन डोमेन्स के अंदर उनके आपस में जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर। तो अगर कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है क्लियर रिक्वायरमेंट्स लॉन्च करने का, प्रोवाइड करने का, तो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर मटेरियल्स को सप्लाई करे। बोथ शुड डिसाइड द मेथड टू एवेल्युएट द क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि क्वालिटी को एवेल्युएट करने का मेथड क्या होना चाहिए। समटाइम्स एक ही चीज़ को टेस्ट करने के डिफरेंट मेथड हैं। यान की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है तो RKM
मेजर किए जाते हैं या CLSP मेजर की जाती है, तो दोनों ने एक पे एग्री करना है कि कौन सा टेस्ट किया जाएगा और उसकी रेंज ये वाली होगी, किस मशीन पे किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, जैसे ASTM है, ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो दोनों का किसी एक स्टैंडर्ड और एक तरह की मशीन के ऊपर एग्री होना ज़रूरी है क्वालिटी पैरामीटर्स को असेस करने के लिए। In the contract, establish a method by which they can reach a friendly settlement of any dispute. जब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती, टाइम टू टाइम फाइन ट्यून किया जाता है, उनके कॉर्नर स्टोन्स रोल आउट किया जाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाता है। बट जब तक वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, तो डिस्प्यूट आते रहते हैं। कभी क्वालिटी का इशू आ गया, कभी प्रोडक्शन का इशू आ गया, कभी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई। तो इन डिस्प्यूट्स को सेटल कैसे करना है, लेट्स डिसाइड। सप्लायर और कस्टमर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बैठ के, दो बंदे इधर से बैठेंगे, दो इधर से बैठेंगे, तो डिस्प्यूट को डिस्कस किया जाएगा। जो एविडेंस है वो सामने लाई जाएगी, फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी, फिर देखा जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, रूट कॉज एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाएगा। तो दे विल सेटल अ मेथड कि जब भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। Both should continually exchange information to improve the quality. दोनों को एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन बताते रहना चाहिए। कस्टमर अपने सप्लायर को, निटर, स्पिनर को बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या अपने ही कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्पिनर को बताता जाएगा कि अब मेरी वेरिएशंस रिक्वायरमेंट्स की इस तरह से आने वाली हैं, नेक्स्ट मेरा ऑर्डर इस तरह का चलना है, तो इस तरह की चीज़ तुमने बनानी है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता है। सप्लायर अपने कस्टमर को बताता है कि ये तुम्हारा ऑर्डर ये वाला कंप्लीट हो गया है, इस टाइम तक पहुंच जाएगा, या डिले है तो इस वजह से थोड़ी सी डिले है, ताकि अगले जो प्लान्स हैं निटर्स के अपनी मशीन्स को प्लान करने के, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। तो कंटिन्यूसली आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। बोथ शुड परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज टुगेदर। एक जो कॉमन बिजनेस एक्टिविटीज हैं, सेल्स परचेज हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके वो कर रहे हैं। बोथ शुड हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंड यूजर। सो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन दोनों का ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों को उस तरफ वर्क करना है। पार्टनरिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक सप्लायर और कस्टमर के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होता है अगर वो एक दूसरे की के लिए वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वक्त के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो रिक्वायर्ड सप्लाईज हैं, जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज हैं, वो उसको प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस. Purpose is to achieve specific goals and objectives by maximizing the effectiveness of each partner's resources. पर्पस क्या है कि वो गोल्स अचीव करने हैं। गोल्स क्या हैं? मार्केट शेयर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सेल्स टारगेट्स हैं, उन गोल्स को अचीव करना है। कैसे? सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों ने आपस में मिलके एक दूसरे के रिसोर्सेज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए जा सकते हैं? सपोज एक स्पिनर है, उसने यान वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके पास एक रिंग फ्रेम या जितने भी रिंग फ्रेम लगे हुए इस पर एक स्पेसिफिक काउंट चल रहा है, तो आप कहते हो, सप्लायर कहता है कि मैं अगर 20 का काउंट आपको इस वीक में सारा यही प्रोवाइड कर दूं तो मेरी प्रोडक्शन मैक्सिमम आएगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा आती है तो कॉस्ट भी कम होती है। आप उससे एग्री कर जाते हो, ठीक है आप ये कर लें, नेक्स्ट वीक में जो दूसरी काउंट्स रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से करके रिसोर्सेज को एक दूसरे के को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उससे फिर आपके कॉस्ट के, मार्केट शेयर के ये वाले गोल्स अचीव होते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप आर ट्रस्ट, डेडिकेशन टू कॉमन गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पार्टनर। बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक सप्लायर और कस्टमर में बनना है तो उसकी बेसिक चीज़ें, ट्रस्ट उनका आपस में डेवलप हो जाए, इट टेक्स टाइम, डेडिकेशन टू कॉमन गोल्स, कि जो दोनों के कॉमन गोल्स हैं, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया कि अपने इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर अटेन करना है, सेल्स टारगेट्स अचीव करने हैं, या एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वो अचीव करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच अदर, मेनली कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सप्लायर ने अंडरस्टैंड करनी है और सप्लायर की एक्सपेक्टेशंस
कि उससे इतना वॉल्यूम परचेज किया जाएगा, ये वाली चीज़ उससे ली जाएगी, इतनी प्राइस पे ये नेगोशिएट हो जाएगा, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो मीट करने। There are three key elements in relationship: long-term commitment, trust, and shared vision. Long-term commitment, बहुत अरसा साथ में चलते रहें एक दूसरे के साथ। ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, पता है ये क्वालिटी कही है तो यही क्वालिटी मुझे मिलेगी, पता है इसकी पेमेंट ऑन टाइम हो जाएगी। शेयर्ड विजन, जो स्पेशली जो कस्टमर है वो अपना विजन अपने सप्लायर के साथ शेयर करता है कि मेरा ये विजन है, मैंने 2025 तक ये वाली मार्केट्स को कैप्चर करना है। तो जब विजन शेयर होगा तो सप्लायर भी अपने आप को उस हिसाब से एडवांस करता है। वो अपने कस्टमर के विजन को सामने रखते हुए अपनी कैपेसिटीज को एनहांस करता है, अपनी नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करता है कि इस कस्टमर ने मुझे कहा है कि 2025 तक मैंने ये वाला बनाना शुरू कर देना, तो मुझे डिफरेंट तरह का यान चाहिए जिसके लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी, तो वो उसको परचेज करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बेनिफिट्स आर नॉट अचीव्ड क्विकली। हाँ, ये चीज़ें में रखनी है कि क्विकली ये बेनिफिट्स अचीव नहीं होंगे। एक सप्लायर और कस्टमर का आज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तो कई सालों के बाद जाके उनके दरमियान में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनेगी, उनका आपस में ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि अभी दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कस्टमर ने आहिस्ता आहिस्ता जब प्रॉब्लम्स आएंगी अपने सप्लायर को बताएगा और वो सप्लायर अब उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेगा, तो वक्त के साथ सप्लायर, उसकी मैनेजमेंट, उसकी वर्क फोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज सारे इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इनका कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इससे आगे पीछे नहीं होना। तो वक्त के साथ वो वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फिर अचीव किए जाते हैं। प्रॉब्लम्स नीड टाइम, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेसेस नीड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स विद इट्स यूनिक स्ट्रेंथ्स। दोनों पार्टनर्स हैं या ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रेंथ्स आर इनसफिशिएंट। तो एक सप्लायर है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा अपने कस्टमर को, उसको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, बट विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सप्लायर विल नॉट इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट। जब तक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, एक कस्टमर नहीं कहता कि मैंने फ्यूचर में सप्लायर से बाई करना है या नहीं करना, तो वो उसकी कोई एक नॉवल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पहले से उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा जब उसको लॉन्ग टर्म का ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट नॉन एडवर्सरियल रिलेशनशिप मींस दे बोथ अंडरस्टैंड कि हम एक दूसरे की के लिए विन विन सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? सो कस्टमर ने बताना है सो दैट उसकी क्वालिटी उसके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको मिले, और सप्लायर ने बताना है, इन्फॉर्मेशन अपनी बतानी है कि कहीं पे कोई डिस्ट्रप्शन आ रही है, कोई ऊंच नीच आ रही है, तो वो उसके कस्टमर को पहले से पता हो, या मार्केट में कोई नई चीज़ आई है तो वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करता है कि ये क्वालिटी भी मेरे पास मौजूद है, सो दैट वो भी देखे कि मेरे पास इसकी मार्केट है या नहीं है, वो उसको अडॉप्ट करे या ना करे। रिसोर्सेज में आल्सो भी शेयर, जब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है दो कंपनीज में, सप्लायर और कस्टमर में, तो वो एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन शेयर कर ली, कोई एयर है, शिपमेंट हो रही है तो वो एक की जा रही कहता है दूसरा भी साथ मिलता है, या कह लें कि कोई चीज़ एक कस्टमर आउटसोर्स करना चाहता है लेकिन सप्लायर खुद से ही उसको वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ट्रस्ट डेवलप होता है तो वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। शेयर्ड विजन, एक दूसरे के साथ अपने गोल शेयर किए जाते हैं। कॉमन गोल इज टू सेटिस्फाई द फाइनल कस्टमर, जब भी कोई भी बिजनेस है तो फाइनल कस्टमर को सेटिस्फाई करना दोनों का कॉमन गोल है। फाइनल कस्टमर ने एक लॉट रिजेक्ट कर दी है तो निटर और स्पिनर दोनों को लॉस है। एक शर्ट की लॉट एक रिजेक्ट हुई है तो वो उसमें जितना भी मटेरियल कंज्यूम है सारा कुछ आपका वेस्ट में चला जाएगा, या उसको लो प्राइस के ऊपर सेल किया जाएगा। तो कॉमन गोल ये है कि फाइनल कस्टमर सेटिस्फाई हो, इसलिए एक दूसरे के साथ अपना विजन शेयर करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द गोल्स कॉमन, ए फ्यू ऑफ देम मे बी कॉमन, अदर्स मे बी डिफरेंट, क्योंकि एक सप्लायर एक ही कस्टमर को सप्लाई नहीं कर रहा होता,
एक कस्टमर एक ही सप्लायर से नहीं ले रहा होता, वो डिफरेंट से ले रहा होता है। इसलिए गोल्स सबके कॉमन भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कॉमन गोल्स इंश्योर द कॉमन डायरेक्शन एंड कंसोलिडेटेड एफर्ट्स। जो कॉमन गोल्स होंगे उसके लिए डायरेक्शन भी एक होगी और मिल के सारे उसके लिए काम कर रहे हैं। सोर्सिंग, 3 types of sourcing: sole source, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल सोर्स। डिफरेंस इसमें क्या है, एक कस्टमर के पास पूरी मार्केट के अंदर इसको जो सप्लाईज चाहिए वो सिर्फ एक कंपनी के पास है, तो वो उसका एक सोल सोर्स है। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई जो अभी एक कंपनी ने ही अडॉप्ट की है, दूसरे ने अडॉप्ट नहीं की, तो वो एक सोल सोर्स उसके लिए बन जाता है। सिंगल सोर्स के सप्लायर्स ज़्यादा हैं, वही चीज़ जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा सप्लायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक ही उनमें से सोर्स को सिलेक्ट करती है, एक ही सप्लायर को सिलेक्ट करती है, तो वो उसका सिंगल सोर्स बनता है। मल्टीपल सोर्स, रिक्वायर्ड क्वालिटी एक से ज़्यादा सप्लायर से ली जाती है। वैसे कहा जाता है कि एक ही क्वालिटी मिनिमम 3 सप्लायर से ली जानी चाहिए। ज़्यादा भी करेंगे तो उसके भी प्रॉब्लम्स हैं, कम हो तो फिर और चीज़ें आ जाती हैं। तो 3 हो तो उनमें शेयर डिवाइडेड दिया जाए, फिर देखा जाए कौन किसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट आती है, किसकी प्राइस सही रहती है, किसकी सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन नहीं आती, ऑन टाइम डिलीवर होता है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर फाइनली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप किया जाता है। सप्लायर सिलेक्शन, किस बेस के ऊपर सप्लायर को सिलेक्ट करना चाहिए। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ सप्लायर्स। द फर्स्ट वन, सप्लायर नोज मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर अंडरस्टैंड करता है कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह की है, उनको वो अपनी क्वालिटी के ऊपर कितना स्ट्रिक्ट है या ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर क्या स्ट्रिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, सप्लायर उसको अंडरस्टैंड करता है और उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही अपनी सप्लाईज देता है। स्टेबल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सप्लायर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। सप्लायर का अपना मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबल है, मींस उनकी सप्लाईज स्मूथ रहेंगी अगर मैनेजमेंट उसकी स्टेबल रहेगी। सप्लायर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। वक्त के साथ कुछ चेंजेस आती हैं तो सप्लायर के पास इतनी कैपेबिलिटी है, उसके पास वसाइल हैं कि वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकता है। मार्केट में एक नई प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाती है और निटर सोचता है कि इसके लिए अब यान भी डिफरेंट किस्म का चाहिए और उस यान को बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, लेकिन आपका सप्लायर कैपेबल नहीं है उसको बाई करने का, तो आप वो वाली मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। तो सप्लायर को इस ये देख के कि कैपेबल है, ये इनोवेशंस को अडॉप्ट कर लेगा, इसके पास इतने वसाइल हैं कि और भी हमें नई चीज़ें भी सप्लाई कर सकता है, हम इसको कहें तो ये उसके यूनिट्स भी लगा सकता है, तो इस बेस पे भी सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है। सप्लायर कैन सप्लाई मटेरियल मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। वेरी बेसिक कि आपकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल सप्लाई करें। सप्लायर हैज़ कैपेबिलिटी टू मीट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन आपको रिक्वायर्ड है वो उसको मीट कर सकता है। अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास मशीनें कम लगी हुई लेकिन वो कमिटमेंट कर लेता है कि इतनी प्रोडक्शन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आउटसोर्स करके किसी और से बनवा के दे दूंगा, तो दैट सप्लायर इज नॉट रिकमेंडेबल। जब आपको चाहिए होगा उसकी अपनी सप्लाईज अगर डिस्टर्ब होगी तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी क्योंकि आपको उसकी सप्लाईज नहीं मिली। देयर इज नो डेंजर ऑफ सप्लायर ब्रीचिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, विजन शेयर किया जाता है कंपनी का, अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स की शेयर की जाती है, तो वो ट्रस्ट की बेस पे की जाती है कि ये वाला सप्लायर आगे किसी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो उससे बहुत सारे नुकसान हो, स्पेशली जब कस्टमर अपने कस्टमर्स का उनको इन्फॉर्मेशन दे दे तो वो इन्फॉर्मेशन उन कस्टमर्स को डाइवर्ट करने के लिए यूज की जा सकती है। तो सप्लायर को सिलेक्ट करें हु कैन कीप सीक्रेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। The supplier is easily accessible in terms of transport and communication. बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्ट अगर
इजीली एक्सेसिबल है तो आपकी सप्लाईज में डिसरप्शन के चांसेस कम होंगे, और जितना वो करीब होगा उतने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम पड़ेंगे, उतनी आपको कॉस्ट में बेनिफिट हो जाएगा। कम्युनिकेशन, जब भी आप उसको एक्सेस करो आपको फ़ौरन से उसके रिप्लाईज आएँ। आप अपनी प्रोडक्शंस के बारे में पूछ रहे हो कि ये इस प्रोडक्शन का स्टेटस कहाँ तक है, कब तक ये मटेरियल मुझे मिल जाएगा, वो फ़ौरन आपको उसका रिस्पॉन्स करें। द सप्लायर इज सिंसियर इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो मुआहदे हुए हैं, वो उसको फुलफिल करने में सिंसियर है। सप्लायर हैज़ एन इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। उसके पास अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ की क्वालिटी को चेक करके वो आपको भेज रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी उसने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कहीं पे क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं आ रही तो वो उसको सही करके फिर आपको सेंड कर रहा है। The supplier has a track record of customer satisfaction and organization credibility. उसका पहले से रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत सारे और कस्टमर्स से उसने प्रोडक्ट ली और वो सेटिस्फाइड थे। These conditions go beyond evaluating a supplier on the basis of quality, price and delivery. बेसिक इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस है, क्वालिटी, प्राइस एंड डिलीवरी के ऊपर। सप्लायर सर्टिफिकेशन, एक कस्टमर के बहुत सारे सप्लायर्स हैं, एक ही तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनमें से कुछ सप्लायर को ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई कर देती है, ये हमारे सर्टिफाइड हैं, इनसे हमने सप्लाईज लेनी ही लेनी है, या इतना इनसे वॉल्यूम हमने परचेज करना ही है। वो सर्टिफिकेशन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और कुछ एट्रीब्यूट्स की बेस पे दी जाती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया। उन्होंने कहा है कि अगर एक सप्लायर कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को मीट करता है तो हम उसको सर्टिफाई कर देंगे। कस्टमर एंड सप्लायर शैल हैव अग्रीड ऑन स्पेसिफिकेशंस व्हिच आर म्यूचुअली डेवलप्ड, जस्टिफाइबल एंड नॉन एम्बिगुअस। मींस कस्टमर और सप्लायर दोनों स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एग्री कर गए हैं कि यही वाली क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इस वाले कस्टमर को चाहिए और वो जस्टिफाइबल है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लियरली डिफाइंड। सप्लायर shall have no product related lot rejection for a significant period of time. एक significant टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 6 मंथ कह लें, 1 साल कह लें, कि उसकी कोई लॉट आपने रिजेक्ट नहीं की तो ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टिफाइड। सप्लायर shall have no non product related rejections for a stated period of time. नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड मींस प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जो सप्लाईज हैं उसके साथ रिलेटेड कोई चीज़ है, उसकी बेस के ऊपर आपने लॉट रिजेक्ट नहीं की। आपको फॉर एग्जांपल उसकी क्वालिटी रिपोर्ट आपको उसने देनी थी, वो नहीं दी, आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने उससे प्रोडक्शन ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए कहा था, ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुई, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। इस तरह के इश्यूज भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ऑकर नहीं हुए तो दैट सप्लायर इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टिफाइड। सप्लाई शैल हैव नो नेगेटिव नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसकी रिप्यूट मार्केट में कहीं खराब नहीं हुई, उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट नहीं किया, उसने पेमेंट्स ऑन टाइम की। नॉन प्रोडक्ट, नॉन नेगेटिव, जो चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से, इंफॉर्मेशन से, या कह लें कि एक चीज़ उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी या अपनी क्वालिटी रिपोर्ट्स में आपको बताई कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है लेकिन आपके पास वो क्वालिटी नहीं आती, तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। इस तरह के इश्यूज नहीं आए तो दैट सप्लायर इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टिफाइड। Supplier shall have a fully documented quality system. For example, ISO 9000, कि उसने ऑलरेडी एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन टीम या एक्सटर्नल क्वालिटी टीम से सर्टिफिकेशन ली हुई है कि उस जो कि पूरा ऑडिट करके सिस्टम को पूरा एवेल्युएट करके फिर सर्टिफाई करती है। तो वो दैट इज वो एक और चीज़ है कि कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो कि ये कैपेबल है, ये क्वालिटी बना सकता है, ये इतनी प्रोडक्शन दे सकता है। Supplier shall have successfully passed an on-site system evaluation. कस्टमर ने सप्लायर को विजिट किया ऑन साइट उसकी कैपेबिलिटी, उसके ऑपरेशंस को देखा और फिर उसको पास किया। सप्लायर मस्ट मेक इंस्पेक्शंस एंड टेस्ट, लेबोरेटरी
एंड SPC आर यूज्ड कि सप्लायर खुद से भी अपनी इंस्पेक्शंस कर रहा हो, उसने एक क्वालिटी सिस्टम डेवलप किया हुआ हो। SPC स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें आपके कंट्रोल रिपोर्ट्स आती हैं रोजाना की बेस के ऊपर, हर डिपार्टमेंट को चेक किया जाता है कि इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो सही क्वालिटी का निकल रहा है या नहीं, तो उनको एवेल्युएट किया जाता है और टाइम टू टाइम प्रोसेस की रेक्टिफिकेशन की जाती है ताकि क्वालिटी कंसिस्टेंट है। तो क्या उस सप्लायर के पास ऐसा सिस्टम है या नहीं है? सप्लायर शैल हैव द एबिलिटी टू टाइमली प्रोवाइड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट डेटा, वो आपको इंस्पेक्शन और टेस्ट डेटा भी प्रोवाइड करे। आप खुद चाहते हो कि इंस्पेक्शन करो तो वो आपको कहे कि इंस्पेक्शन कर ले, वो आप चाहते हो क्वालिटी रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करे तो वो क्वालिटी रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करते। इन चंद एक एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर किसी सप्लायर को सर्टिफाई किया जाता है कि ही कैन कंसिस्टेंटली और परमानेंटली प्रोवाइड हिज सप्लाईज टू द कस्टमर। Occasionally, it may be necessary to decertify a supplier as a result of a major problem, and benefits of certification include customer or supplier's partnership, direct shipment to stock, and reduction of supplier numbers to a manageable level. Benefits क्या हैं कि कस्टमर और सप्लायर में पार्टनरशिप डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होगा, डायरेक्ट शिपमेंट होगी कि वहाँ पे फिर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माल को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपके स्टॉक में आ जाएगा, एंड रिडक्शन ऑफ सप्लायर नंबर्स टू अ मैनेजेबल लेवल। जब ऐसे होगा तो आप अपने सप्लायर्स को कम कर सकते हो। एक सप्लायर जो सर्टिफाइड है या दो तीन अपने सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं, आप उन्हीं से फिर सप्लाईज लोगे, आपको बहुत ज़्यादा सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सप्लायर रेटिंग, सप्लायर को रेट किया जाता है, नंबर 1 का है, 2 का है, किस बेस पे आप करते हो और क्यों करते हो। सप्लायर रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड अदर एडेड सर्विसेज। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेटिंग सिस्टम्स आर, हम रेट क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस, उसे हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं रेट करके। टू इंश्योर कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स इन द एरियाज ऑफ क्वालिटी, सर्विस, डिलीवरी एंड अदर डिजायर्ड मेजर्स, जिसकी बेस पे आप सप्लायर सेलेक्ट करते हो, उन मेजर्स की कम्युनिकेशन की जाती है सप्लायर को। जब रेटिंग होती है तो एक बेंचमार्क बनता है, दूसरे सप्लायर जो पीछे होते हैं, जो रेटिंग में कम होते हैं, उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। टू प्रोवाइड सप्लायर विद द डिटेल्ड एंड फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर करेक्टिव एक्शन, जब आप रेट करोगे तो प्रॉब्लम्स का को एवेल्युएट करोगे और फिर उनको बताओगे। टू एनहांस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर, इससे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप भी एनहांस होगा। डेफिनेटली जब सप्लायर अपने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेगा तो कस्टमर भी उससे सेटिस्फाइड होगा और उससे लॉन्ग टर्म में सप्लाईज लेगा। All the previously discussed issues contribute to the development of relationship. एक कस्टमर और सप्लायर में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए चंद एक चीज़ें होती है, जिसमें इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग, टीम अप्रोच, रिकग्निशन एंड अवार्ड शामिल है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के कुछ लेवल्स हैं। द गोल इज टू एलिमिनेट और ऑटोमेट द इंस्पेक्शन प्रोसेस। इट हैज़ 4 फेजेस। सबसे पहला फेज है 100% इंस्पेक्शन, सेकंड फेज सैम्पलिंग करके उसकी इंस्पेक्शन, तीसरा ऑडिट और चौथा आइडेंटिटी चेक। 100% इंस्पेक्शन मींस आप जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हो आप हर प्रोडक्ट को चेक करते हो। फिर अगला फेज आता है जब थोड़ा ट्रस्ट इंक्रीज कर जाता है, आप सिर्फ सैंपल्स लेके उनको टेस्ट करते हो कि कुछ कुछ जगहों से आपने सैंपल्स लेके चेक के लिए सारे ठीक है, इसका मतलब सारी लॉट ठीक है। देन ऑडिट, कि आप सैंपल्स भी नहीं लेते, आप जस्ट एक ऑडिट करते हो, जाके एक आध चीज़ चेक कर लेते हो उसके प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर, उसके ऑपरेशंस में ठीक लगती है, इसका मतलब प्रोसेस ठीक चल रहा है, आप जस्ट उसकी ऑडिटिंग करके उसको पास कर देते। एंड फाइनल इज आइडेंटिटी चेक, कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म के साथ आपने रिलेशनशिप अच्छा डेवलप कर लिया है तो फिर आपको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आइडेंटिटी चेक करते हो, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ चाहिए थी वो पूरी हैं, बस ठीक है, उसकी जो बेसिक क्वालिटी है आपको इंश्योर्ड है कि इस सप्लायर ने वो प्रोवाइड की हुई होगी। सो दीज आर द फेजेस टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द सप्लायर। ट्रेनिंग, एक कस्टमर अपने सप्लायर की ट्रेनिंग करे कि उसको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उनको एजुकेट करे। ऑल पर्सनल शुड रिसीव क्वालिटी अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। देन टीम अप्रोच, सब
कस्टमर सप्लायर को अपने साथ में लाए, अपना विजन शेयर करे और सप्लायर को अपनी टीम का पार्ट बना ले। तो दिस इज कॉल्ड टीम अप्रोच। दोनों जब मिलके काम करेंगे तो शेयर्ड गोल अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे होंगे। कस्टमर सप्लायर teams are established in areas such as product design, process design and quality system। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तब सप्लायर को साथ रखा जाए, लेटर उससे पूछे कि कौन कौन सी उसके पास प्रोविजंस हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें नई बनाई जा सकती हैं तो उससे बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी। प्रोसेस डिज़ाइन, उसको अपने सप्लायर की कैपेबिलिटी को देखते हुए अपना प्रोसेस डिज़ाइन करें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। क्वालिटी सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए जा सकते हैं ताकि एक ही बार इंस्पेक्शन हो जिस पे दोनों का एग्रीमेंट हो। रिकग्निशन एंड अवार्ड, अगर आपका कोई सप्लायर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी सप्लाईज दे रहा है, सही कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर दे रहा है, तो आप उसको रिकग्नाइज करो, उसको अवार्ड करो। Incentives, recognitions in the form of newsletters, letter of accommodation ensures that suppliers remain committed to a quality improvement strategy। यहाँ तक हमारा लेक्चर था। पेज 140 to 147 इसकी रीडिंग है। इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चंस तो यू आर मोस्ट वेलकम। No, sir. ओके, प्लीज स्टे देयर, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। Inshallah. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.